नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, किस सब्जेक्ट से है? तो आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर से है। तो क्लास की खास बात ये है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तो आप लोग जानते हैं, ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो किन निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था? तो देखिए, इन्होंने जो था दो जगह से, एक तो वायनाड केरल से लड़ा था लोकसभा 2024 वाला, वायनाड केरल से लड़ा था। वायनाड कहाँ पे है? केरल में। और एक यूपी के रायबरेली से लड़ा था, दो जगह से। रायबरेली यूपी से लड़ा था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दो जगहों से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर राहुल गांधी के बारे में आप लोग बताएंगे कि अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में वर्तमान समय में विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता भी कौन है, ये यूपीपी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो राहुल गांधी जी हैं, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अभी 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव था 2024 में, वो क्या हुआ? तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपसे पूछे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितने मतदाताओं ने भाग लिया था, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कितने मतदाता थे या फिर भाग लिए, तो इसमें कुल 64.2 करोड़ मतदाता ने इसमें वोट किया था। अगर परसेंटेज में पूछे, क्योंकि परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है, 56.7% आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस बार इतने सारे मतदाताओं ने वोट करके क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी बातें करंट अफेयर में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कह रहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव किन निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था? तो हमने बताया दो जगहों से, एक तो वायनाड केरल से और एक रायबरेली से। रायबरेली उत्तर प्रदेश और केरल कहाँ पे है? तो केरल जो है वायनाड केरल में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपसे पूछे कितने मतदाताओं ने भाग लिया था, तो ये यहाँ पे 64.2 करोड़ लोगों ने भाग ले करके यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड इस बार बनाया है, दर्ज किया है। ठीक, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी कौन है? तो वो राहुल गांधी आपकी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट से क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, वन पुनर्वरोपण का अर्थ क्या है? तो देखिए, नष्ट हुए वनों को फिर से लगाना, नए पेड़ लगाना, या फिर नष्ट हुए वन में फिर से उसमें वन लगाना, तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्वन रोपण कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना हो गया, नए पेड़ लगाना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, आपको लगा के आना है। ठीक, अब 2023 वाला जो आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, क्योंकि 2 साल में एक बार आता है, तो 2023 वाले पे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वन वृद्धि इस बार किस राज्य में हुई है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे यहीं पे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वन जो है आप सभी जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हमेशा यहीं पे सबसे ज्यादा वन रहता है, और एग्जाम में भी हजारों बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, परसेंटेज में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन ये मिजोरम राज्य में आपके है। ठीक, और आपसे पूछे कि इस बार सबसे ज्यादा वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो ये भी यहीं पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस बार सर्वाधिक
वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है, किस राज्य में हुआ है, तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, तो इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है, तो पुनर्वन रोपण का अर्थ है नष्ट हुए वनों को फिर से लगाना। क्या लगाना? नष्ट हुए वन को फिर से लगाना या फिर नए पेड़ लगाना। 2023 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में हमने बताया कि सर्वाधिक वन वाला राज्य इस बार कौन है? मध्य प्रदेश। ये हमेशा यही रहता है। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन मिजोरम राज्य में है। ठीक, और सबसे ज्यादा वन वृद्धि इस बार किस राज्य में हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ये रिपोर्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अब आ गए हम लोग हिस्ट्री में। और हिस्ट्री क्या कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सी घटना घटी? देखिए प्लासी की लड़ाई करोड़ों बार एग्जाम में पूछी गई है। ये कब हुई है, इसकी पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। 1757 तो सभी को याद होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और आपके अंग्रेज नवाब अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस कौन सी घटना घटी पूछ रहा है, तो इसके दौरान जो है अंग्रेजों का एकाधिकार पूरी तरह से बंगाल पे हो गया था। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विकास हुआ। ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? कंपनी का व्यापारिक क्या हो गया? व्यापारिक विस्तार हो गया। ये बातें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक, और या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजों का एकाधिकार बंगाल पे हो गया था। अंग्रेजों का एकाधिकार कहाँ पे हो गया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एकाधिकार मोनोपोली कहाँ पे हो गया था? तो बंगाल पे हो गया था। पूरी तरह से बंगाल पे अंग्रेज का क्या हो चुका था? अधिकार हो गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वो कौन सी लड़ाई थी? 1757 की प्लासी की लड़ाई थी। और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ पे दो लोगों की सेना थी। एक तो आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ठीक, सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ कौन थे? आपके अंग्रेज की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कौन थे? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। ठीक, बंगाल के नवाब थे। इनके जो सेनापति हैं मीर जाफर, वो क्या कर देते हैं? धोखाधड़ी कर देते हैं, जिस वजह से इनको इस घटना का ये लड़ाई हार जाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सी घटना घटी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विस्तार हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ये बंगाल पर क्या हो गया था? एकाधिकार। कभी कभी ऑप्शन में ये मिलेगा, दोनों का जो अर्थ है एक ही है, ध्यान रखेंगे। और किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब। और विजय कौन होगी? विजय किसका हुआ? वो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेजों का हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जुड़िए। आगे है हमारा अगला प्रश्न फिर मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसमें जो थे आपके जो जितने भी मजदूर वर्ग थे ना, वो हड़ताल कर दिए थे। इस आंदोलन का परिणाम ये था, आपके जितने भी मजदूर वर्ग थे वो क्या कर दिए थे? हड़ताल कर दिए थे। ठीक, इसका ये घटना घटी थी। इस समय मजदूर वर्ग क्या कर दिए थे? हड़ताल कर दिए थे। हड़ताल किया, ऐसे लिख दीजिए। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब असहयोग आंदोलन क्या था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और इसमें पूछा जाता है कि इसका असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बात, इसका कारण क्या था असहयोग आंदोलन? तो आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को क्या हो चुका था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था।
वाला बाघ हत्याकांड हो चुका था और इस समय ही भारत में क्या आया था, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। और इस समय खिलाफत आंदोलन भी भारत में चल रहा था। क्या चला था? खिलाफत आंदोलन। तो ये सभी इसका क्या हो चुका था, प्रमुख कारण था किसका? असहयोग आंदोलन का। बाद में चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके बाद में जा करके इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को 1922 में। तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए, अगर आपसे पूछे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, तो मजदूर वर्ग क्या कर दिया था, मजदूर वर्ग ने क्या कर दिया था, हड़ताल कर दिया था। ये हड़ताल पर चले गए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को कई बार पूछा गया है, गांधी जी ने इसको चलाया था। कारण क्या था इस समय? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन, जिसे गांधी जी हिंदू और मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते थे और गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते थे। और रॉलेट एक्ट भी इस आया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। और ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून इसे कहा गया। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। अगला प्रश्न फिर आ चुका कंप्यूटर से। क्या कह रहा है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल, आप सबसे पहले देखेंगे कि कोबोल क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कोबोल एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर ऐप वगैरह डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा। तो प्रोग्रामिंग, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल, ठीक। और इसका पूर्ण रूप है क्या? तो यहाँ पे इसका पूर्ण रूप लिखेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। तो ये बातें आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक। ये कोबोल का फुल फॉर्म हो गया। अब कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कोबोल क्या है। तो ऑप्शन में मिलेगा, एक सांप है, जापान का क्या है, जहाज है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन में देगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि सी प्लस क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। जावा क्या है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन पूछ ले क्या है, पाइथन, तो इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पाइथन, तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या एक पूछा, कोबोल के बारे में पूछ ले, कोबोल, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद पास्कल पूछ ले, पास्कल, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। पास्कल, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनके बारे में आप लोग को याद रखना है। और ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है कि i3 क्या है, i5 क्या है, इंटेल i5 क्या है, i7 क्या है। ये प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है कि, या फिर i3 प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाती है। तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि इंटेल के प्रोसेसर के बारे में, तो इंटेल के प्रोसेसर i3 आता है, i3, i5, उसके बाद i7 के बारे में याद रखेंगे, i7, ये सभी कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। और AMD के भी प्रोसेसर आते हैं, जिसमें रेजन होता है, रेजन का, ठीक। ये प्रोसेसर वगैरह आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटेल और AMD के, ये सभी क्या हैं, इंटेल और AMD दोनों कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो हमने बताया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का पूर्ण रूप होता है, या फिर फुल फॉर्म होता है। और कोबोल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर कंप्यूटर का एक भाषा है, ठीक। जावा स्क्रिप्ट, कोबोल, सी प्लस प्लस और पाइथन, पास्कल, ये सभी कंप्यूटर के क्या हैं, ये सभी लैंग्वेज है। चलिए, और इंटेल क्या है, i3, i5, i7, ये भी कंप्यूटर के प्रोसेसर है। AMD में जो प्रोसेसर रेजन 5, रेजन 6, रेजन 8, इस तरह का वर्जन होता है इसका। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं।
आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए आधुनिक कहाँ पे अर्थशास्त्र है, तो इसका जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक या फिर अर्थशास्त्र के जनक या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र कह के पूछेगा। ठीक, महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी से प्रश्न है। और देखिए एडम स्मिथ के बारे में और क्या क्या आप लोग को याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है। तो दास कैपिटल, अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, दास कैपिटल, तो ये जो है किनकी है, तो एडम स्मिथ भाई साहब की है। और अगर आपसे पूछे पूंजीवाद का जनक किसे कहते हैं, पूंजीवाद का जनक किसे कहते हैं, तो पूंजीवाद का जनक भी किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को ही कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, अरे यार, दास कैपिटल कार्ल मार्क की पुस्तक है भाई। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क इनकी वेल्थ ऑफ नेशन है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन ये आपकी जो है एडम स्मिथ की पुस्तक है। उसके बाद अब हम लोग कार्ल मार्क के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पे नोट करेंगे साम्यवाद के जनक। तो साम्यवाद के जनक के रूप में हम लोग कार्ल मार्क को जानते हैं। किसको? कार्ल मार्क्स को जानते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनकी पुस्तक के बारे में, दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क की पुस्तक है। और क्या है इनकी एक पुस्तक, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो इनकी पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक इनकी है, कार्ल मार्क्स की। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। पूंजीवाद के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ भाई साहब को कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक, और साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को, दास कैपिटल किसकी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक। साम्यवाद के जनक इन्हें ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 में जापान में मिनी माता अभिसमय मतलब प्रोटोकॉल क्यों आयोजित किया गया था, तो ये पारा और मरकरी के लिए आयोजित किया गया था। पारा और मरकरी मतलब मरकरी पारा को ही कहते हैं, जिसका प्रयोग पहले थर्मामीटर में किया जाता था। थर्मामीटर में किया जाता था टेम्परेचर मापने के लिए। और थर्मामीटर ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। थर्मामीटर में पहले प्रयोग किया जाता था और ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। पारा मरकरी के लिए अब कुछ प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटोकॉल, कुछ कन्वेंशन। जैसे अगर आपसे पूछे कि रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था, रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोग ये याद रखेंगे कि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यानी कि बचाव के लिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वियना कन्वेंशन क्यों हुआ था, वियना कन्वेंशन क्यों हुआ था, तो वियना कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों जो प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल आप सभी जानते हैं कनाडा में है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और वियना कन्वेंशन ये ओजोन परत पे ही एक सम्मेलन था। तो इन दोनों का जो संबंध है आप लोग ध्यान रखेंगे ओजोन परत से है। किससे? ओजोन परत से, ऐसे याद रखेंगे दोनों साथ में ही। रियो समिट के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। रियो समिट ये क्यों हुआ था, रियो कन्वेंशन या फिर रियो समिट, तो ये पर्यावरण व विकास के लिए हुआ था। पर्यावरण व विकास के लिए होता, जिसे क्या बोलते हैं,
पर्यावरण और विकास के लिए रियो, यहाँ पे 2000 रियो जो ब्राजील का एक शहर है, और रियो में 2016 वाला ओलंपिक भी हुआ था, शायद आपको याद भी हो। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि 2013 में जापान में मिनीमाता अभिसमय को क्यों आयोजित किया गया। तो पारा और मरकरी के लिए, और थर्मामीटर में पारा का ही प्रयोग किया जाता है पहले, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वियना कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के लिए। रियो समिट पर्यावरण और विकास के लिए हुआ था। इनकी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और वर्ल्ड जियोग्राफी से है। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में आखिर मतलब अफ्रीका महाद्वीप में नदियां हैं कौन कौन। तो देखिए इसके लिए तो आपको सारी नदियां तो नहीं याद रख पाएंगे, ना ही याद रखने की जरूरत है। कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जिसपे कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, कुछ प्रमुख जो है चीजों के लिए वो प्रसिद्ध कुछ प्रमुख बांध हैं, तो उन सभी नदियों के बारे में आपको याद रखना कि कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जिससे आप लोग ऑप्शन मिले तो आप लोग इसमें अलग कर पाए कि कौन सी है अफ्रीका में, कौन सी नहीं है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ना, इसका नाम क्या है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। अब नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और करीबा बांध पूछ ले, करीबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो करीबा बांध जो है ये इसी पे बना हुआ है। काहिरा जो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो काहिरा शहर भी इस नदी के ही किनारे है। उसके बाद मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे वो भी नोट कर लीजिए, मिस्र का वरदान। तो मिस्र का वो वरदान है वो भी नील नदी को ही कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले तो देखिए यहाँ पे जो है आसवान, अरे अगर आपसे पूछे आसवान बांध किस पे है? तो नील नदी पे है। तो यहाँ पे नोट करेंगे आसवान बांध किस नदी पे है? तो ये नील नदी पे ही स्थित है। उसके बाद करीबा बांध के बारे में बता रहे हैं। चलिए पहले विक्टोरिया जलप्रपात पर। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात और फिर करीबा बांध तो ये किस नदी पे है? तो ये दोनों जो है जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में ही है। अफ्रीका की नदी है जो कि एक फेमस नदी है। और एक नाइजर नदी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में नाइजर नदी, अब नाइजर नदी अफ्रीका में क्यों फेमस है? क्योंकि अफ्रीका की नदी है, क्योंकि इसे पॉम ऑयल रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉम तेल नदी कहते हैं, पॉम तेल की नदी कहते हैं। तो इस वजह से ये फेमस है। और पॉम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? तो नाइजीरिया को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नाइजीरिया को पॉम ऑयल कंट्री कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्योंकि वहां पे पॉम ऑयल पाया जाता है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ किस नदी पे है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे? तो आप सभी जानते हैं कि स्टेनली जलप्रपात ये कांगो नदी पे है। किस नदी पे? कांगो नदी। और कांगो नदी ही भूमध्य रेखा को काटती है ना। हाँ, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो महत्वपूर्ण है। तो देखिए अफ्रीका में, तो अफ्रीका की सारी नदियां महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हमने बताया। यहाँ पे आप लोग कुछ नदियों के बारे में आज याद कर लें और कुछ नदियों के बारे में आगे बताया जाएगा। देखिए नाइजर नदी अफ्रीका में है, पॉम तेल की नदी कहते हैं। ठीक, स्टेनली जलप्रपात, ये भी स्टेनली जलप्रपात अफ्रीका में है। ये किस नदी पे बना हुआ है? कांगो नदी पे बना हुआ है। आप लोग संबंधित चीजों को भी याद रखते हुए चलें। अब विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है। अब सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप लोग अमेजन के पास जाएंगे। तो लंबी पूछे तो आप लोग जाएंगे नील नदी के पास। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। आसवान बांध इस पे बना हुआ है। काहिरा इसी नदी के किनारे है। मिस्र की राजधानी है। विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में है।
ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो ये पीटर वाइल्डिंग ने किया था। किसने किया था? पीटर वाइल्डिंग ने किया था। किसका? पीटर वाइल्डिंग ने किया था। किसका आविष्कार? तो ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार। अब ब्रेग्जिट का अर्थ अगर आपसे पूछे इस शब्द का अर्थ क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसका अर्थ है कि ब्रिटेन का यूरोपियन संघ से बाहर निकलना, इसका अर्थ है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन, ये एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है। तो ब्रिटेन का यूरोपियन संघ से क्या होना? बाहर निकलना। यूरोपियन संघ से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रेग्जिट। ठीक, तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन संघ यहाँ पे आया, तो यूरोपियन संघ के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। यूरोपियन संघ, अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, किस संधि के द्वारा, जैसे कोई बड़ी बड़ी संस्था है तो वो किसी न किसी संधि के द्वारा होती है उनकी स्थापना, तो ये मास्ट्रिच संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मास्ट्रिच संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। एक कहाँ पे मास्ट्रिच इसकी स्थापना हुई थी? तो ये नीदरलैंड में। ये भी जगह का भी नाम याद रखेंगे। नीदरलैंड में इसकी जो है मास्ट्रिच संधि हुआ, नीदरलैंड में। उसके बाद यूरोपियन संघ का इस स्थापना हुआ। अगर आपसे पूछे यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर, यहाँ पे लिखिए मुख्यालय, तो ये बेल्जियम में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है मुख्यालय है। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। ईयू के बारे में 1993 में स्थापना मास्ट्रिच संधि के द्वारा, और नीदरलैंड में इसका क्या है? स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार पीटर वाइल्डिंग ने किया था। किसने किया? पीटर वाइल्डिंग ने किया था। और उसके बाद अर्थ क्या है? ब्रिटेन का यूरोपीय, इसको ईयू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, से बाहर निकलना। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। यूरोपियन संघ के बारे में, जो एक संघ है, इसके बारे में हमने बताया कि 1993 में इसकी स्थापना, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किस संधि के द्वारा स्थापना हुई थी? तो मास्ट्रिच संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मास्ट्रिच संधि के द्वारा। उसके बाद नीदरलैंड में ये संधि हुई थी, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? तो विजाग स्टील ये इस्पात निगम लिमिटेड को कहा जाता है। किसका? तो स्टील विगाज किसे कहा जाता है? तो ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। इस्पात निगम लिमिटेड को कहा जाता है, एलटीडी। ठीक, लिमिटेड। अब विगाज के बारे में थोड़ा सा देख लें। विगाज आखिर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि विगाज को जो है ये विशाखापत्तनम को कहते हैं। विशाखापत्तनम को क्या कहते हैं? विजाग कहते हैं। ठीक, तो ये भी बातें वहाँ पे पत्तनम को विजाग कहते हैं स्थानीय लोग। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी वजह से इसे विजाग स्टील कहते हैं। तो विशाखापत्तनम को क्या कहते हैं? विजाग कहते हैं। इसी वजह से ही इस्पात निगम लिमिटेड को क्या कहा जाता है? विजाग स्टील। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेलवे के, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब विशाखापत्तनम के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं नोट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है। विशाखापत्तनम के बारे में तो देखिए, विशाखापत्तनम के बारे में आप लोग को क्या याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो विशाखापत्तनम है। दूसरी बात है, यहाँ पे विशाखापत्तनम एक प्रमुख बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम एक प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदरगाह यहाँ पे है आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। दूसरी बातें, ये आंध्र प्रदेश का एक औद्योगिक केंद्र है। कैसा केंद्र? औद्योगिक केंद्र है। ठीक, तो ये इतनी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस नवरत्न कंपनी को प्यार से
विजाग स्टील कहा जाता है? तो हमने बताया इस्पात निगम लिमिटेड को। इस्पात निगम लिमिटेड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि विगाज जो विशाखापत्तनम को ही विगाज कहते हैं वहाँ के लोग, तो इसी वजह से इस कंपनी को भी विगाज स्टील कहा जाता है। अब विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और एक प्रमुख बंदरगाह भी है और औद्योगिक केंद्र भी है, तो इसी वजह से आप लोग याद रखेंगे इस सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है, 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है? अगर 1 फुट में इंच पूछे तो आप सभी जानते हैं 1 फुट में 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न जीएस में पूछ लेता है, वैसे ये प्रश्न मैथ में पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है इस तरह के भी प्रश्न जीएस में। देखिए, एक गज में, क्योंकि ये थोड़े से जीएस से भी रिलेटेड होते हैं, जी के जीएस से भी रिलेटेड होते हैं, तो एक गज में कितने फीट होते हैं अगर आपसे पूछे तो एक गज में फीट पूछे तो 3 फीट, और फीट में कितने इंच, 3 फीट में इंच कितने होते हैं? तो ये 36 इंच होते हैं। अगर पूछे 36 इंच होते हैं, जो आपकी एलसीडी है, एलईडी एलसीडी, तो 36 इंच के ही आती है, इसी वजह से। अगर आपसे पूछे कि 1 मील में, आप लोग बताएंगे 1 मील में कितने गज होते हैं? तो 1760 गज। 1760 गज। आप लोग बताएंगे 52 गज में क्या होता है? 52 गज में कितनी दूरी होती है? ठीक। फीट में पूछे तो 5880, अरे 5280 फीट होता है। ये होता है 5280 फीट होता है फीट में। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे यूनिट याद रखेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है कि 1 फुट में कितने इंच के बराबर होती है, तो 12 इंच है, तो आप लोग को पता ही होगा। 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो 3 फीट होते हैं 1 गज में। 1 गज में 36 इंच या फिर कह सकते हैं। और 1 मील में 1760 गज, और फीट में बोले तो 5280 फीट 1 मील में होता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? तो 1.6 किलोमीटर अगर आपसे पूछे तो ये होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अरे 1992 रियो शिखर सम्मेलन, अभी तो बताया, तो ये इसको भी नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लगा के, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसको रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे नोट करेंगे, इसको कहते हैं रियो शिखर सम्मेलन। अब रियो शिखर सम्मेलन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्राजील के रियो शहर में हुआ था। कहाँ पे? अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, ये कहाँ पे हुआ था? ब्राजील। अरे अरे अरे, ये इसका आयोजन आपसे पूछ ले कहाँ पे हुआ था। इसका जो आयोजन है ये रियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? रियो ब्राजील में हुआ था, तो इस वजह से इसको ब्राजील शिखर सम्मेलन, अरे रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। तो इसका आयोजन कौन किया था? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसका आयोजन किया था। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले आयोजनकर्ता के बारे में भी, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसका आयोजन किया था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने के पौधे किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो किस ऊर्जा को? तो गन्ने के पौधे, देखिए इस किसको परिवर्तित करेगा? पौधा है तो सूर्य ऊर्जा को परिवर्तित करेगा, सूर्य ऊर्जा को। तो जबकि सभी जो पौधे होते हैं वो सूर्य ऊर्जा को, या फिर ये काम करते हैं कि सूर्य ऊर्जा को अपने रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे पूछा है सबसे कुशल परावर्तकों में से, तो जब सबसे कुशल परावर्तक यहाँ पे पूछ ले तो वहाँ पे गन्ने का नाम आएगा। गन्ने के, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन में तो आपको लगेंगे कि हाँ सभी पौधा कन्वर्ट करता है, लेकिन जो सबसे कुशल पौधा होता है वो गन्ने को माना जाता है। अब देखिए ये सभी पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेके अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो CO2 ग्रहण करते हैं ये वायुमंडल से। कहाँ से करते हैं?
मंडल से लेते हैं, वायुमंडल से। उसके बाद इनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। पानी ग्रहण ये कहाँ से करते हैं पौधे, पानी ग्रहण कहाँ से करते हैं, तो इसके लिए पानी ये लेते हैं मिट्टी से। कहाँ से पानी लेंगे, मिट्टी से पानी लेंगे। मिट्टी गलत हो गया है। और फिर क्या इनको चाहिए होता है, एक तो पानी हो गया, हाँ सूर्य का प्रकाश। तो पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कार्य यही है कि प्रकाश को क्या करना, अवशोषित करना। तो इस वजह से ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश को अवशोषित या फिर ग्रहण कर लेते हैं। तो इन तीनों चीजों का उपयोग करके ये पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ये आपसे पूछे मुक्त या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त या फिर उत्सर्जन किस चीज का करते हैं, तो वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन, जिसे O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो हम लोग के लिए, मनुष्यों के लिए या फिर जीवों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो चलिए इतनी चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि गन्ने के पौधे किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो सूर्य ऊर्जा को ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो हमने बताया कि ये CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब सांस के लोग CO2 ग्रहण करते हैं, तो और श्वसन क्रिया के दौरान, और पानी को ग्रहण करते हैं मिट्टी से जाइलम फ्लोएम के द्वारा, नहीं जाइलम के द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं। और क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है जो कि प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इस क्रिया के, इन सभी को मिला करके ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पार्टी 1959 के संस्थापक कौन, अरे सी राजगोपालाचारी। तो सी राज गोपालाचारी इसके संस्थापक थे, गोपालाचारी। और इसके बारे में यहाँ पे इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें क्या पूछी गई है, तो आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन, नहीं सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। नमक सत्याग्रह 1930 में ये गुजरात में चलाए थे, लेकिन कुछ जगहों से कई लोगों ने नेतृत्व भी किया। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो पूछेगा तमिलनाडु से किसने किया था नेतृत्व, तो इन्होंने ही तमिलनाडु से नेतृत्व किया था। तमिलनाडु, ये एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है कि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तमिलनाडु से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तमिलनाडु से नमक सत्याग्रह का क्या करते हैं, नेतृत्व करने वाले कौन है, सी राजगोपालाचारी। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। नमक सत्याग्रह का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये है आपके सी राजगोपालाचारी। इनके साथ में 3 लोगों को दिया गया था, एक थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण और एक थे आपके CV रमन। इन तीनों लोगों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न, ठीक। उसके बाद एक चीज और, ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इनके बारे में ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका रिवीजन करेंगे। स्वतंत्रता पार्टी 1959 के संस्थापक सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा अलग अलग जगहों से गांधी जी पूछे कहाँ से नेतृत्व किया था, तो गुजरात साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा थी 1930 में, टोटल 79 लोग गए थे गांधी जी के साथ, और वहाँ पे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो महत्वपूर्ण ये भी है, कह रहा है कि SLR का तो स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका क्या होता है, मतलब होता है SLR का, ठीक। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस वजह से इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगर अर्थशास्त्र के संबंध में अगर आपसे पूछ ले कि SDR क्या होता है, SDR के भी बारे में एग्जाम में पूछा गया है, एडिशनल पॉइंट है। तो SDR किसे कहते हैं, तो SDR जो होता है इसको कहते हैं सस्टेनेबल ड्राइंग राइट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं, ठीक, SDR को। और SDR क्या है, तो ये मुद्रा है किसकी, IMF की। मुद्रा किसकी है, IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या है, मुद्रा है। और SDR को स्वर्ण कागज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण कागज भी इसे कहा जाता है। तो इसके बारे में एक चीजें ये भी याद रखेंगे, इसमें 5 देशों, कुल 5 मुद्राएं, 5 देशों की मुद्रा आती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे डॉलर हो गया अमेरिका का, और डॉलर हो गया क्या बोलते हैं दूसरा, डॉलर, और पाउंड हो गया, येन हो गया, और रेनमीबी या फिर युआन दोनों चीन का है, आप लोग जानते हैं। युआन और यूरो हो गया ना, यूरो, ये 5 देशों की मुद्रा। चीन का तो ये दोनों है, या फिर रेनबीबी कह सकते हैं, युआन, और येन जापान, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा, पाउंड ब्रिटेन की, और डॉलर कहाँ की है, अमेरिका की। ये सभी मुद्राएं इसमें शामिल हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसकी मतलब। और SDR का हमने बताया, इसको स्वर्ण कागज भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। मुद्रा किसकी है, IMF की। इसमें 5 मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग करते रहें, जरूर करें, जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दीन दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसको ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हुआ था 23 जून, कब हुआ था, 23 जून 1757। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और इसने को लड़ा किसने था, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दीन दौला। और किसके बीच में ये युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेजों की बीच में हुआ था, लेकिन पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव इसका क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक। अब इसका परिणाम क्या हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें जीत किसकी हुई, इसमें विजय कौन प्राप्त किए, तो इसमें विजय जो होता है, जीत, वो अंग्रेजों का होता है। और अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया किस पे, बंगाल पे। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों का बंगाल पर क्या हो गया, इस युद्ध के बाद एकाधिकार हो गया, पूर्ण रूप से एकाधिकार हो गया। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये पूछा जाता है कि इसके बाद अंग्रेजों, इसका सिराजुद्दीन दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या कर लिया था, अंग्रेजों से संधि कर लिया था। क्या कर लिया था, अंग्रेजों से संधि कर लिया था कि अगर, अंग्रेजों ने कहा था कि अगर तुम मेरा साथ देते हो प्लासी की लड़ाई में, तो मैं तुमको बंगाल, अगर मैं जीत जाता हूं तो बंगाल का अगला नवाब तुम्हें बना दूंगा। तो ये बंगाल कर अगला नवाब बनता है, ये धोखाधड़ी करता है सिराजुद्दीन दौला के साथ। तो ये आगे चल के ये नया नवाब बन जाता है, ठीक। ठीक, धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो चलिए इसको रिवीजन करते हैं। देखिए बंगाल कह रहा है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दीन दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, पूरा डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757। क्योंकि पहले 23 जून ही पूछता था, पहले 1757 पूछता था, लेकिन अब पूरा एग्जाम में आ रहा है 23 जून 1757। किसके बीच में लड़ा गया था, सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की। और बंगाल पे पूर्ण रूप से एकाधिकार किसका हो गया था, अंग्रेजों का हो गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मीर जाफर को इस युद्ध के बाद
बंगाल का नया नवाब बनाया गया। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शहर के निकट स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भोपाल के पास में स्थित है। कहाँ के पास में? भोपाल के पास में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे किस जिला में स्थित है, तो जिला आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। रायसेन जिले के समीप ये स्थित है। ये भी कभी कभी एग्जाम में रायसेन जिला ही मिलता है। कहाँ पे स्थित है? तो रायसेन जिला। वैसे कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि इसको निर्माण किसने करवाया, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, सांची का स्तूप जो है बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। तो ये इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और अशोक किस वंश का शासक था? आप लोग जानते हैं, ये मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे सांची के स्तूप से क्या पूछता है, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज इसकी जनरल टेलर ने किया था। किसने किया था? जनरल टेलर ने किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये संबंधित किस धर्म से है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संबंधित पूछे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और यूनेस्को में इसको विश्व विरासत अगर आपसे पूछे, विश्व धरोहर इसे कब घोषित किया गया? क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। धरोहर इसको कब बनाया गया? तो 1989 में इसको बनाया गया था विश्व धरोहर। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व धरोहर तो 1989 में। अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 200 रुपए के नोट पे। अभी नया वाला जो नोट है 200 रुपए के नोट पे है। तो इतनी बातें इससे भी याद रखेंगे। चलिए इसका रिविजन करते हैं इसका। देखिए, कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल के शहर निकट में, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे है, तो 200 रुपए के नोट पे। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने, मौर्य वंश का शासक। और खोज किसने किया था? जनरल टेलर ने इसे खोजा था। संबंधित किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। विश्व धरोहर इसे 1989 में घोषित किया गया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में पूछा जाता है। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक। इसी तरह से ओपेक का भी आप लोग याद रखना है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का मुख्यालय भी वियना में है। कहाँ पे? वियना में। आइए चलिए कुछ मुख्यालयों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुख्यालय के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अरब लीग का, तो अरब लीग का जो मुख्यालय है ये काहिरा में है। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। FAO का मुख्यालय अगर आपसे पूछे कि तो रोम में है। रोम कहाँ पे? इटली में। अगर आपसे पूछे यूनिसेफ का मुख्यालय बता दीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछे बताइए, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय बता दीजिए। इंटरपोल का मुख्यालय बता दीजिए। तो लियोन में है। और लियोन कहाँ पे है? लियोन कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस में है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में है। और उसके बाद ADB का मुख्यालय बताएंगे। ADB का बता दीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सार्क का मुख्यालय यहीं पे पूछ ले तो काठमांडू में। ये भी बात रंगे हाथ आप लोग याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पे है भैया? नेपाल की क्या है? ये कैपिटल है। ठीक। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना में है। ओपेक की मुख्यालय भी वियना में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ये भी बातें ध्यान रखेंगे। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उसके बाद इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कह रहा है कि सहायक गठबंधन 1978 में जो किया था ये किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की ये नीतियां थी, ये वेलेजली ने शुरू किया था। किसने? वेलेजली ने शुरू किया था। अब वेलेजली के बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो पढ़ना बनता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब सहायक गठबंधन अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था, भैया सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? अंग्रेजों की बात मानने वाले भारत में कमी नहीं थी, नहीं तो ये विद्रोह नहीं होने पाया होता। तो सर्वप्रथम हैदराबाद के नवाब ने इसको, हैदराबाद के नवाब ने, हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था। लेकिन बता हम क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब वेलेजली से ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पे है। तो ये कॉलेज जो है ये कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये ध्यान रखेंगे ये कोलकाता में है और निर्माण इसका वेलेजली ने करवाया था। अब निर्माण कब करवाया था ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1800 में से बनवाया था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। इसका नया नाम क्या हो चुका है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नया नाम क्या हो चुका है? विजय दुर्ग। ठीक, क्या हो चुका है? विजय दुर्ग। ठीक, तो ये विजय दुर्ग के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता है? तो ये भाई वेलेजली साहब ने खुद को क्या कहा था? बंगाल का शेर। बंगाल का शेर कहता था खुद को, बंगाल का शेर। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, खुद को बंगाल का शेर कहता था, पता नहीं बात क्या थी। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक नीति थी? तो ये वेलेजली के द्वारा। खुद को बंगाल का शेर भी कौन कहता था? वेलेजली कहता था। ठीक, सहायक गठबंधन सर्वप्रथम स्वीकार हैदराबाद के नवाब ने, भाई हैदराबाद के निजाम यहाँ पे रहते थे, हैदराबाद के निजाम ने किया था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में और 1800 में करवाया था। किसने? वेलेजली भाई साहब ने करवाया था और इसका नया नाम हो चुका है विजय दुर्ग। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय सिनेमा का जनक? अरे भाई दादा साहब फाल्के, इंपॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? दादा दादा साहेब दादा साहेब फाल्के को सबसे पहले इन्हीं के नाम पे फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के को क्या क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनकी जो पहली फिल्म कौन थी, तो इनकी पहली फिल्म, अगर आपसे पूछे कि पहली फिल्म भारत में बनाई गई पहली फिल्म कौन थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। क्या थी? राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र जो कैसी फिल्म थी? ये एक मौन फिल्म थी, मतलब मूक फिल्म थी, मतलब इसमें आवाज नहीं था। अब कब बनाया गया था? तो 1913 में इसे बनाया गया था। अब बोलती फिल्म, जब मूक फिल्म के बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बोलती फिल्म भी अगर आपसे पूछे कब बना था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो पहली बोलती फिल्म, ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो बोलती फिल्म के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कब हुआ था? तो बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा थी। कौन थी? आलम आलम आरा। ठीक, मैंने तुमको मारा 1931 में बना था। ठीक, 1931। और ये बोलती हुई फिल्म थी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये 13 का उल्टा करना है, सीधे 31 बन जाएगा। ठीक, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दादा साहब जो फाल्के जो पुरस्कार है, फाल्के पुरस्कार वो पाने वाली प्रथम कौन थी? तो वो देवकी रानी थी। कौन थी? देवकी रानी। और इनके बारे में भी अभी तक एग्जाम में पूछा जाता है। कौन थी? देवकी रानी। ठीक, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्होंने पाया था। चलिए रिवीजन करते हैं कि किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? देवकी रानी को मिला। और उसके बाद पहली बोलती फिल्म कौन थी भारत की? तो राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म थी, इसमें आवाज नहीं था, मूक मतलब मौन, मतलब बिना आवाज के। और पहली बोलती फिल्म क्या थी? आला मारा 1931 में बनी थी, 13 का उल्टा 31 करके
ध्यान रखना है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है? तो भैया महत्वपूर्ण है, फिजिक्स से है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम किए करता है, जिसे दिया किसने था? फैराडे ने दिया था। तो यहाँ पे नोट करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया किसने था? तो ये फैराडे ने दिया था। किसने? फैराडे ने दिया था। ठीक। और कुछ कुछ उपकरण ऐसे हैं हमारे पास जो इनके नियम पे कार्य करते हैं। शायद आपको पता हो, क्योंकि ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि देखिए, अब आपके घर में होगा क्या? विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। अब डायनेमो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। डायनेमो के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। अब डायनेमो क्या काम करता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को। तो डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से। मेटल डिटेक्टर अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेटल डिटेक्टर क्या है, तो आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने डिटेक्टर, अरे लिख देते हैं डिटेक्टर। तो जो जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जो यहाँ पे लगाते हैं चेक करने के लिए कि कोई मेटल वगैरह, कोई डिवाइस वगैरह तो नहीं ले जा रहे हैं, तो वो मेटल डिटेक्टर होता है जो चू चू की आवाज़ करता है। बेल्ट वगैरह सब वहीं पे निकलवा देते हैं। तो वो मेटल डिटेक्टर का काम है। आप बेल्ट हीन हो जाते हैं, पैंट से रखने लगता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग, इसके अलावा ट्रांसफार्मर इंडक्शन भी इसी पे काम करता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर ये किस सिद्धांत पे काम करता है? और इंडक्शन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सभी चीजें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत से चलती है। चलिए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे दिया किसने था? फैराडे भाई साहब ने दिया था। और विद्युत मोटर, डायनेमो, मेटल डिटेक्टर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, ये सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये भाई कुछ अधिनियम के बारे में एग्जाम में हमारे पूछा जाता है कि ये अधिनियम किस वर्ष आया था। जैसे आपको कई बार एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में मिला होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, ये 2005 में आया था एक्ट। और इसी तरह से शिक्षा का अधिकार भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये भी पूछा जाता है कि ये कब आया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट कब आया था? तो ये आया था 2009 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार अगर आपसे पूछे कि दहेज प्रथा अधिनियम कब आया था? दहेज प्रथा अधिनियम ये कब आया था? तो ये भैया 1961 में आया था। तो इस कुछ मुख्य अधिनियम होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न था, किससे था? पॉलिटी से था। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये 2003 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में आया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी एक ही शॉपिंग वेबसाइट, ही शॉपिंग वेबसाइट नहीं होता, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग वाला। तो आप सभी इसमें तो माहिर होंगे, बताना क्या है। तो अमेजन, अमेजन क्या है? ई शॉपिंग वेबसाइट है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, फ्लिप अरे 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 फ्लिपकार्ट ये क्या है? ई शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक। ई शॉपिंग का मतलब इलेक्ट्रिकल शॉपिंग। ठीक। और भी कुछ है, मीशो, मीशो का भी ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो वो भी लिखिए। मीशो ये भी ई शॉपिंग वेबसाइट है। मिंत्रा, मिंत्रा भी शायद फ्लिपकार्ट द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी ई शॉपिंग वेबसाइट है। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। इंडिया मार्ट डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस शायद ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, तो ये भी एक ई शॉपिंग वेबसाइट है। और एक आप लोग याद रखेंगे जियो मार्ट, जियो मार्ट ये भी ई शॉपिंग वेबसाइट है। बिग बास्केट, बिग बास्केट ये सभी क्या है? ई शॉपिंग वेबसाइट है, जिनके बारे में आपको जानना है। क्योंकि पूछा गया एग्जाम में भाई, अब और भी एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो इस वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन सी ये ई शॉपिंग वेबसाइट है। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, इंडिया मार्ट, जियो मार्ट, बिग बास्केट, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके कौन सी वेबसाइट, ई शॉपिंग वाले वेबसाइट। यहाँ पे है ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉनिक। तो अगला प्रश्न है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो संस्थापक हैं वो कहा जाता है मेनार्ड किन्स को, और ये बातें एग्जाम में पूछी गई है। मेनार्ड किन्स 2 बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीजें, ठीक, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है। साथ में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर आपसे पूछे जनक कौन है तो इन्हें ही माना जाता है। तो ये भी नोट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। उसके जनक कौन है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तो मेनार्ड किन्स हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका में क्या होता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था चलता है, तो वहां पे जो कंट्रोल है वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछे, अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के जनक कौन है, तो वो है अपने भाई साहब एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक। अगर आपसे पूछे कि एडम स्मिथ हो गए, और अर्थव्यवस्था के जनक, होल पूरे अर्थव्यवस्था के जनक भी कौन कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछे अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो भी कहे जाते हैं भाई साहब एडम स्मिथ, ठीक। और एक चीज और आता है पूंजीवाद, एक साम्यवाद आता है। तो अगर आपसे पूछे कि साम्यवाद के जनक कौन है, साम्यवाद की जनक, चाइना में क्या है, साम्यवाद है, तो इसके जनक कौन कहे जाएंगे, तो कार्ल मार्क्स कहे जाएंगे। कौन, कार्ल मार्क्स। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, ठीक। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक है शायद। चलिए, माइक्रो इकोनॉमी के संस्थापक हो गए मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी संस्थापक कौन है या फिर जनक कौन है, ये भी मेनार्ड किन्स भाई साहब ही हैं। पूंजीवाद के जनक कौन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ। पूरे अर्थव्यवस्था के जनक भी कौन है, एडम स्मिथ। साम्यवाद के जनक कौन है, तो वो भी है भाई साहब एडम, अरे 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 कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं। इनके बारे में दास कैपिटल इनकी पुस्तक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इनकी पुस्तक है। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये सभी चीजें भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी पूछी जाती है कि प्रकाशन कब हुआ था उन पुस्तकों का, तो बताया जाएगा आगे, बने रहिए। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अरे 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 263 के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इनका अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय का, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अगर आपसे पूछे कि गठन अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1990 में, ठीक। अगर आपसे पूछे कि इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसने किया, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछा गया है कि किसने किया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो भाई साहब अपने राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। जैसे नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, वैसे अंतर्राज्यीय परिषद के भी बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी। और इसका अंतर्राज्यीय परिषद के गठन में अगर आपसे पूछे कि किस समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोई समितियां सिफारिश करती हैं तब जाके किसी परिषद वगैरह का गठन किया जाता है, तो ये सिफारिश की थी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनके कहने से ये जो है गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग के कहने से ये गठन हुआ था, ठीक। और अंतर्राज्यीय परिषद अगर अगर आपसे पूछे ये कार्य क्या करता है, तो ये भाई कार्य क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, इसका कार्य है केंद्र एवं राज्य, अरे 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 केंद्र और राज्य, केंद्र मतलब अपना देश, राज्य
के बीच जो भी विवाद होते हैं उसका क्या करता है, विवाद उसका निपटारा मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सुलझाता है ये। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, कहाँ से था, पॉलिटी से था। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 263। और हमने और भी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय परिषद भाई साहब काम क्या करता है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद का क्या करता है, निपटारा करता है। ये अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी गठन जो है 1990 में हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा और सरकारी आयोग की सिफारिश पे। अगला प्रश्न है जो कि बायोलॉजी से आ गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रक्त ब्लड हमारे बायोलॉजी में पूछा जाता है ब्लड के बारे में। तो क्या कह रहा है कि रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, रक्त तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ये संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक, अब रक्त के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अगर आप रक्त के बारे में बहुत पूछा जाता है पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7 से अधिक होगा तो अगर आपसे पूछे कि इस विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अभी आप लोग बता पाएंगे कि क्षारीय होती है, क्योंकि 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा। अगर आपसे पूछे कि वयस्क मनुष्य में कितना होता है, वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि वयस्क मनुष्य में कितना 5 से 6 लीटर होता है। कितना, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि ये पूरे मनुष्य के भार का कितना परसेंट होता है, भार का प्रतिशत भी कभी पूछा जाता है, तो ये 7 से 8%। अगर भार का पूछे, अगर आपसे पूछे कि जो रक्त है ये शरीर का कितना भाग रखता है, मतलब शरीर का कितना भाग जो होता है रक्त होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि शरीर का अगर आपसे पूछे कि कितना भाग रक्त होता है, तो वो भी आप लोग बता देंगे कि 1/13 भाग क्या होता है, रक्त होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त का अगर आप रक्त को अगर विभाजन किए करें तो इसका प्रमुख भाग कौन कौन से बनाते हैं, तो देखिए इसको दो भागों में, पहला तो ये होता है कि पहला तो ये प्लाज्मा होता है, आधा प्लाज्मा इसके दो भागों में प्लाज्मा इसको। उसके बाद दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं। उसके बाद आता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये रक्त कणिकाओं में आता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त कणिकाएं। ठीक, चलिए इतना चीजें तो आप लोग रिवीजन करिए कि रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। पीएच मान 7.4, ये कैसी प्रकृति होती है, तो क्षारीय होती है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और भार का ये 7 से 8% बनाता है। और शरीर का पूरा भाग कितना रखता है, भाग ये शरीर का पूरा 1/13 भाग रक्त होता है। और प्रमुख भाग इसको दो भागों में, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। फिर आता है आपका WBC, RBC, इसको रक्त कणिकाओं को फिर 3 भागों में, WBC, RBC, और फिर वो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए 1929 में महामारी कहाँ शुरू हुई थी, तो भाई महामारी तो 1929 में अमेरिका साइड में शुरू हुई थी, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या था, उत्तरी अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका। वैसे प्रमुख रूप से अगर आपसे पूछे महामारी कहाँ शुरू हुई थी, तो ये अमेरिका में ही शुरू हुई थी। कहाँ से, अमेरिका में शुरू हुई थी 1929 में। और इसको क्या कहा जाता है, महामारी को जब शुरू हुई थी तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया महामंदी है, सॉरी आई एम सो सॉरी, महामंदी है। तो इसको कहा गया ब्लैक ट्यूजडे। क्या कहा गया इसको, ब्लैक ट्यूजडे। ठीक, इसको कहा गया ब्लैक ट्यूजडे। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, इसको कहा गया ब्लैक ट्यूजडे, इस महामारी को कहा गया। ठीक, उसके बाद आगे चल लेते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका में देश कितने हैं, महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, तो आप लोग बताएंगे इसमें 23 देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इसके मूल निवासी जो होते हैं, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी कहे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेड इंडियन। क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप बता दीजिए, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका का सबसे जो बड़ा द्वीप होता है वो क्या, कौन सा है, ग्रीनलैंड। क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक, इतनी बातें आप लोग को
याद रखना है, ये सब चीजें नॉर्मल है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए 1929 में महामंदी कहाँ शुरू हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी और इसे क्या कहा गया? ब्लैक ट्यूसडे कहा गया। ठीक। और अमेरिका में देश कितने हैं? 23 देश हैं। सॉरी, उत्तरी अमेरिका में देश कितने? 23 देश हैं। मूल निवासी यहाँ के रेड इंडियन, और सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी? तो ये देखिए, पुस्तक के बारे में आप लोग को जरूर याद रखना है, क्योंकि एक पुस्तक के बारे में एग्जाम में तो जरूर पूछी जाती है। तो कमला दास, कमला दास ने लिखी थी। लेकिन कमला दास के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म तो कहाँ पे हुआ था? केरल में जन्म हुआ था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कमला दास जो है, इनका उपनाम क्या था? ये किस उपनाम से जो है कविताएं लिखती थी, या फिर किस उपनाम से फेमस थी? तो इनको माधवी कुट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माधवी माधवी कुट्टी कहा जाता था। ठीक। तो ये बातें भी आप लोग को याद रखना, क्योंकि ये बात भी एग्जाम में पूछी गई। कमला दास थोड़ा सा फेमस राइटर है। तो और भी कुछ राइटरों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, कुछ नए किताबों के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। शेर शेर जिसने चांदनी पी ली। तो शेर जिसने चांदनी, अरे अरे, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये अगर आपसे पूछे ये किसने लिखा था, तो ये जो पुस्तक है ये यस सोमनाथ ने लिखा था। किसने? यस सोमनाथ ने लिखा था। ठीक। और ये कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान समय कौन है? वी नारायणन इसरो के पूर्व वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसने लिखी? ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर आपको एग्जाम में पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला, ठीक, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था श्वेत, काले और गोरे के बीच में। तो अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि माई मदर एट 66 माने 66, ये गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? कमला दास ने लिखी थी। इनका जन्म तो केरल में हुआ था। उपनाम जो है माधवी कुट्टी है। इनकी एक पुस्तक और फेमस है, समर इन कलकत्ता। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, समर इन कलकत्ता, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने बताया शेर जिसने चांदनी पी ली या सोमनाथ की पुस्तक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया गया? तो ये था जो भारत अरबी शैली में। ये दो शैलियां इसमें फेमस है, भारत अरबी शैली। ये एग्जाम में पूछा गया और ऑप्शन में क्या था? भारत अरबी शैली। अब गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ और मुख्य बातें ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है स्थित। तो ये मुंबई में है। कहाँ पे स्थित? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी जानते हैं कैपिटल है भाई महाराष्ट्र की। और इसका निर्माण कब हुआ था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ये 1911 में इसका निर्माण हुआ था। और इस किसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था? तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, किसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था? तो जॉर्ज पंचम भाई साहब आए थे, जॉर्ज पंचम। और क्वीन मैरी जी आई थी। कौन? क्वीन मैरी, अंग्रेज थे। ठीक, अंग्रेज थे। तो इन्होंने, इनके स्वागत में, ये जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन के स्वागत में आए थे, बना था ये। उसके बाद इसके वास्तुकार भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसके वास्तुकार कौन थे गेटवे ऑफ इंडिया के? तो वास्तुकार जॉर्ज विटेंट। तो इसका वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज वीटेंट। कौन थे? जॉर्ज वीटेंट। इसी तरह से इंडिया गेट के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर वास्तुकार पूछे, वास्तुकार या फिर डिजाइनर, तो इसके वास्तुकार कौन है? वो है एडविन लुटियंस। कौन? एडविन लुटियंस। ठीक।
ये बातें भी आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया गया। हिस्ट्री से प्रश्न था भाई, तो ये भारत अरबी शैली में। उसके बाद स्थित कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र, निर्माण 1911। ठीक, किसके स्वागत में, तो जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी के स्वागत में। जॉर्ज विटेन इसके कौन है, वास्तुकार। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस हैं। कौन है, एडविन लुटियंस। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900 नवंबर 1930 में हुआ था। कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। एक तो 1930 में हुआ था, एक तो 1930 में, एक तो हुआ था 1931 में, और एक हुआ था 1932 में। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये हुआ कहाँ पे था, तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश भारत के दौरान कहाँ पे हुआ था, ये लंदन में हुआ था। ठीक, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। आप सभी जानते होंगे कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें कौन गए थे, उसमें गए थे भीमराव अंबेडकर साहब। ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो भीमराव अंबेडकर साहब गए थे। लेकिन कांग्रेस पूछा जाता है या फिर गांधी जी पूछा जाता है किस वाले में गए, तो कांग्रेस किस वाले में भाग लिया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस पहला और तीसरे वाले में भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस भाग किस में लिया, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। केवल 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 ये दूसरे वाले में गए थे। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसने यहाँ पे किए थे। और ये पूछा जाता है कि ये जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या है, तो एस एस राजपुताना जहाज से ये वहां पे गए थे। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो नवंबर 1930 पूरा याद रखना है। 1930 कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला 1930, 31 और 32 में हुआ आयोजन लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर साहब गए थे। कांग्रेस केवल दूसरे वालों में भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। और जहाज कौन सा था, एस एस राजपुताना, इससे गए थे। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। गांधी जी के बारे में हर एक चीज याद रखना है, क्योंकि कुछ भी, जब लंगोटी पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है। तो जय हिंद, आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।